नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत हम हिंदी मुख्य भाषा के जो मुख्य तथ्य है, वर्णमाला और वर्तनी, इनके सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, या फिर मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपकी पूरी इन तीनों टॉपिक की प्रैक्टिस यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी और एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जिन बच्चों को थोड़ा सा भी हिंदी में डाउट लगता है, वो इससे पहले जो मैंने अपनी हिंदी मैराथन की क्लास बनाई है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। उस क्लास में आप पाएंगे कि मैंने हिंदी के सारे ही टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझाया है, और आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, आपके सारे हिंदी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आज से हम हिंदी प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगा हिंदी के सारे टॉपिक से। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और आपकी हिंदी की तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आपका हिंदी में से पूरे नंबर आएंगे। जितने क्वेश्चन आएंगे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो सभी लोग जानते हैं हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? भारोपीय परिवार की, भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हिंदी हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसका कारण क्या है? उसका कारण आप जानते हैं कि हमारा जो ये उत्तरी क्षेत्र है, जो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, इनके आसपास का जो क्षेत्र है, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पर मोस्टली क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी भी रहती है। चलिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो देखिए हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? इसका जो आप जानते होंगे कि हमारी जो ये भाषा डेवलप होते होते, या संस्कृत से लेके हिंदी तक का जो क्रम है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आई? सबसे पहले संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, संस्कृत से पाली बनी, पाली से और थोड़ा सा कम हुई तो क्या बनी? प्राकृत बनी, प्राकृत से क्या बनी? प्राकृत के बाद अपभ्रंश बनी, प्राकृत के बाद बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हमारी हिंदी बनी है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा क्या ऑप्शन है। अपभ्रंश से लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृत। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन हमारा सही है। सबसे पहले क्या आई? सबसे पहले वैदिक संस्कृत। संस्कृत में भी अगर बात करें तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। चलिए, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो देखिए, कन्नौजी, बांगरू, अवधी, ये तीनों क्या है? हिंदी का ही रूप है, लेकिन जो तेलुगु भाषा है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा जो है हमारी किस रूप में प्रसिद्ध है? राजभाषा नहीं, ब्रज भाषा हमारी राजभाषा नहीं है। तकनीकी भाषा है ये हमारी, तकनीकी भाषा भी नहीं है। राष्ट्रभाषा भी नहीं है। काव्य भाषा, डी ऑप्शन एकदम सही है। काव्य की कई सारी कृतियां किसमें की गई हैं? ब्रज भाषा में की गई हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो सभी जानते हैं हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। राष्ट्रभाषा भी नहीं है, विभाषा भी नहीं है, और तकनीकी भाषा भी नहीं है। हिंदी क्या है हमारी? राजभाषा है। चलिए, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी की लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन सही है। मराठी जो है वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक मनई के दुई बिटवे रहीन, ओमा लहरा अपने बाप से कहिस दादा, धनमा जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। तो ये किस भाषा में लिखा गया? देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको सेंटेंस या पैराग्राफ दे देगा किसी एक भाषा में लिखा हुआ, अवधी में लिखा हुआ, आपकी जो भोजपुरी में लिखा हुआ, कन्नौजी में लिखा हुआ, किसी भी भाषा में लिखा हुआ एक आपको पैराग्राफ या सेंटेंस मिलेगा, और आपको पहचानना होगा ये कौन सी भाषा है। तो ये जो हमारी भाषा है ये कौन सी भाषा है? ये अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं उनका विकास हुआ है किसमें? खरोष्टी लिपि में। ठीक है, लेकिन जो हमारी हिंदी है वो किस लिपि की है? वो देवनागरी लिपि की है। हिंदी भाषा, अगला क्वेश्चन आ गया, लीजिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा हमारी किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा
लिखी गई है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप है वो कौन सा है? खड़ी बोली। जो भी हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो मैं अभी बोल रहा हूं, ये क्या है? कौन सा रूप है हिंदी का? खड़ी बोली। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो सभी बच्चे जानते हैं 343 से लेकर 351 तक हमारे में क्या है? राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो किस तिथि को लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम किस रूप में बनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ये हमारा वर्णमाला का क्वेश्चन आ गया। तो कंठ ध्वनियां कौन सी हमारी? देखिए कंठ ध्वनियां, आप मेरी अगर पिछली वीडियो देखेंगे मैराथन वाली, उसमें मैंने बहुत अच्छे से वर्णमाला पढ़ाई है। तो आपको क्या याद रखना है कि हमारे जो जितने भी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन, खास करके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है, इनको याद करने का बहुत ही सिंपल मैंने क्रम बतलाया था कि ये कौन सी है? कंठे हैं, ये तालु वाली तालु से होती हैं, ये मूर्धा से, ये दंत और ये ओष्ठ। तो का वर्ग में जितनी भी ध्वनि आएंगी वो कौन सी होंगी? कंठ होंगी। तो का वर्ग में कौन सी आती है? का और खा, का, खा, गा, घा, णा। तो हमारा पहला ऑप्शन एकदम सही है। आप मेरी वीडियो देखिएगा मैराथन वाली, मैंने उसमें इसको याद करने की भी बहुत अच्छी ट्रिक बता रखी है आपको, बहुत ही इजीली उसमें ये याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। आप इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य ध्वनिया। मूर्धन्य मैंने बताई, टा वर्ग हमारा मूर्धन्य है, तो टा, ठा, डा, ढा, डा। तो डा और ढा हमारी कैसी हो गई? मूर्धन्य ध्वनिया हो गई। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या फिर ध्वनि। वर्ण को ही ध्वनि भी कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण भाषा की, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं भाई? शब्दों के समूह को नहीं, वर्णों के संकलन को नहीं, शब्द गणना को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कंठ ध्वनियां का और खा। चलिए ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए अल्प प्राण, महाप्राण और सघोष और अघोष मैंने याद करने का बहुत अच्छा तरीका आपको बतलाया था। क्या कि जितने भी देखिए स्वर हैं वो सब सघोष है और महाप्राण है, उनको तो छोड़ दीजिए। हमसे पूछा गया है अल्प प्राण। तो प्रत्येक जो हमारा वर्ग है उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। तो देख लेते हैं इसमें। देखिए ए, आ, ये तो महाप्राण है, खत्म हो गई बात। का और गा ये कौन से वर्ण है? पहला और तीसरा। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। का और गा क्या है? अल्प प्राण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? पेटचिरा, शा, या, गा या फिर जा। तो आप जब बोलेंगे इया तो इसमें आपके नाक का आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि ये नाक से बोला जा रहा है। तो ये क्या है? हमारा नासिक्य व्यंजन है। ए एवं ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ तालव्य। तो मैंने आपको बतलाया था कि जो हमारे स्वर हैं ए और ई, इनके स्थान क्या थे? ए का था हमारा कंठ और ई का क्या था? तालु। और ए कैसे बनता है हमारा? ए बनता है हमारा ए प्लस ई से। ए प्लस ई से ए बनता है, इसीलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। कंठ प्लस तालु यानी कंठ तालव्य ध्वनि है ए और अय। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह मैंने आपको बताया था अंगा और आहा, इनका योग ना तो स्वरों में होता है ना ही व्यंजनों में होता है, क्योंकि ये लिखे स्वरों की तरह जाते हैं और इनका उच्चारण करोगे तो आप अंग, न और गय की आवाज आ रही है, आहा है की आवाज आ रही है, इसीलिए ये दोनों क्या है? अयोगवाह वर्ण है। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक ऐसा व्यंजन जो दो बार आ जाए लगातार उसको द्वितीय व्यंजन कहेंगे। तो देखिए यहां पर जो हमारा दिल्ली शब्द है इसमें ला जो है लगातार दो बार आ रहा है। ला जो है हमारा क्या हो रहा है? लगातार दो बार आ रहा है, इसलिए इसमें क्या है? ये द्वितीय व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे देखें। शा, सा, सा, हा कौन से व्यंजन है? याद करिए, ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन बोलते हैं इनको। तो हमारा ऑप्शन कहां पर दिया हुआ है? सी ऑप्शन हमारा संघर्षी व्यंजन है। इनको संघर्षी भी बोलते हैं और ऊष्म व्यंजन भी इन्हीं को ही बोलते हैं।
चलिए निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। देखिए यहां पर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है खा और गा, ये दोनों क्या है, ये दोनों की दोनों विदेशी ध्वनियां हैं, बाहर से ली गई हैं अभी हमारी हिंदी भाषा में, पहले ये नहीं हुआ करती थी। तो यही ऑप्शन हमारा सही है, नवीन विकसित ध्वनियां यही हैं जिनके नीचे ये नुक्ता, इस डॉट को क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। ये अरबी और फारसी की ध्वनियां होती हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, घोष या फिर इसको हम सघोष भी बोल सकते हैं, घोष को ही क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। तो प्रत्येक जो हमारा वर्ग था कचट तप वाला, उसमें क्या था, उसमें पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, घोष अघोष होता है, और बाकी के तीन क्या होते हैं, सघोष होते हैं, यानी घोष होते हैं। तो देख लेते हैं ये कौन सा व्यंजन है, दूसरा, ये कौन सा व्यंजन है, पहला, ये दोनों तो क्या हो गए, अघोष हो गए। माँ कौन सा व्यंजन है, ता था दाधा ना पाफा बाभा माँ, तो पा जो है पा वर्ग का ये पांचवा व्यंजन है, पा वर्ग का क्या है, ये पांचवा व्यंजन है, और ये कौन सा है, दूसरा। तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होंगे, अघोष होंगे, और तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होंगे, ये सघोष होंगे, सघोष या फिर इनको घोष भी बोल सकते हो आप, है ना। तो कौन सा व्यंजन है हमारा, पांचवा व्यंजन है मां, तो मां हमारा एकदम सही ऑप्शन है। कौन सा अमानक वर्ण है, अब देखिए इसमें कौन सा अमानक वर्ण है, खा नहीं है, घा, ये जो वर्ण है ये कोई वर्ण नहीं है, ये हमारा क्या है, अमानक वर्ण है, ऐसे कोई सा भी वर्ण नहीं लिखा जाता है। अब देखिए क्या पूछा है, का गा जा फा ध्वनियां किसकी हैं, देखिए इसके नीचे क्या लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया कि ये कौन सी ध्वनियां है, अरबी और फारसी की ध्वनियां हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णों की संख्या कितनी है हमारी, 52, 39 टोटल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मिला के और उत्क्षिप्त व्यंजन मिला के, और प्लस 13 हमारे टोटल स्वर, उच्चारण के आधार पर 10 और जो टोटल है वो 13, तो 39 प्लस 13 52 टोटल हमारे वर्णों की संख्या है। क्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो सभी जानते हैं क्ष, त्रा, ज्ञा और श्रा जो है ये किस में आते हैं, संयुक्त वर्ण में आते हैं, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। हिंदी शब्दकोश के क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जो ये क्ष है ये कैसे बनता है, ये बनता है का वर्ण प्लस पेट चिरे वाले शा से, इन दोनों से मिला के ये क्षा बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, यानी दो व्यंजन इसमें जुड़ गए हैं, संयुक्त हो गए हैं। तो इसका क्रम कब आएगा, इसका क्रम आएगा हमारा कै के तुरंत बाद, यानी जो क्या वाले हमारे शब्द हैं उसके बाद जो अगले शब्द आएंगे हमारे डिक्शनरी में हिंदी के या फिर शब्दकोश में, वो कौन से आएंगे, क्षा वाले आएंगे। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद खा वाला आएगा। जबकि इसका स्थान अगर वर्णमाला में देखें तो क्या है, सबसे एंड में है, लेकिन शब्दकोश में क्या है, ये का के बाद आएगा। क्यों, क्योंकि ये का और शा से मिलके बना है, तो पहले का वाले वर्ण आ जाएंगे सारे, उसके बाद शा वाले आएंगे। तो किसके बाद आता है, का के बाद इसका स्थान आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है, तो ज्ञा भी हमारा कैसा है, संयुक्त व्यंजन है। लेकिन अगर आप इसका सही से उच्चारण करेंगे, सब जगह क्या पढ़ाते हैं, गैसे ज्ञानी, गैसे ज्ञानी नहीं होता है, जैसे ज्ञानी होता है, ज्ञानी, यानी ये किससे मिलके बना है, ये हमारा बना है जय वर्ण और इया से मिलके, जय वर्ण और इया से मिलके। इसमें आपको एक चीज जरूर याद रखनी है, जितने भी हमारे संयुक्त व्यंजन है, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए एक बार, शा, त्रा, जा और श्रा। तो ये क्षा कैसे बना है, का वर्ण प्लस शा, यानी जो पहला व्यंजन जुड़ेगा उसके नीचे हलंत जरूर होना चाहिए, वो वर्ण है, व्यंजन नहीं है। ये कैसे बना है, ता वर्ण प्लस रा। ये कैसे बना है, जा वर्ण प्लस इया। और ये कैसे बना है, ये बना है शा वर्ण प्लस रा। इस तरह से ये बने हैं। तो जो पहला व्यय हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हलंत वाला होना चाहिए, जिसका अगर आप ऊपर से ऊपर वाला देखोगे तो जा प्लस इया, कई बच्चे इसको भी टिक कर सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि पहला वर्ण प्रत्येक संयुक्त व्यंजन का कैसा होगा, हलंत वाला होगा। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष बताना है। मैंने भी आपको बतलाया कि अघोष कौन से वर्ण है, हमारे पहले और दूसरे, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण हमारे अघोष हैं। ऑप्शन देख लेते हैं भाई, चा छा जा झा, तो ये तो नहीं है, हा भी नहीं है, आ भी नहीं है। अब इसमें क्या आ गया, इसमें हमारे ये देखिए
ये तो कैंसिल हो गया, स्वर है, स्वर तो अघोष होते नहीं, सघोष होते हैं। ये हमारे कौन से व्यंजन हो गए? तीसरे और चौथा। तीसरा और चौथा तो क्या होता है? सघोष होता है। ठीक है, अब बचा हा और सा, ये कौन से आ गए? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में मैंने आपको बतलाया था कि शा, पेट चिरा शा और सा, ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों के तीनों अघोष हैं। ये तीनों के तीनों कैसे हैं? अघोष हैं और महाप्राण हैं। अघोष और महाप्राण। और जो हा है हमारा संघर्षी व्यंजनों में, ये कैसा है? ये सघोष है और महाप्राण है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। सा जो वर्ण है ये कैसा है? अघोष वर्ण है। चलिए, घा का उच्चारण स्थान कावर्ग का है। घा कावर्ग का चौथा वर्ण है, तो कावर्ग हमारा किस में आता था? कंठ में। तो ये कैसा है? कंठ है इसका उच्चारण स्थान। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? सभी जानते हैं, ज्या, ज्ञानी हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो दंत्य कौन से थे हमारे? ता वर्ग जो था वो दंत्य था। तो इसमें देखिए ता, था, दा, धा, ना, तो ये तीनों के तीनों तो ता वर्ग के ही हैं। बचा क्या? टा। टा हमारा कौन सा है? ये मूर्धन्य है। ये कौन सा है? मूर्धन्य। मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ या फिर अकारांत। तो देखिए, जिनके अंत में क्या आता है? अ आता है, उनको बोलते हैं अकारांत। अकारांत। और जिनके अंत में आ आता है उनको क्या बोलते हैं? आकारांत। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उनको बोलते हैं इकारांत। जिनके में बड़ी ई आता है ईकारांत। उ आता है उकारांत। यानी कारांत से पहले जो शब्द लिखा होगा वो एंड में आना चाहिए। तो जिनमें आ आएगा उसका क्या हो जाएगा? अकारांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षा वर्ण किसके योग से बना है? मैंने अभी आपको बताया क्षा वर्ण किसके योग से बना है? का वर्ण प्लस शा के योग से बना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13 है। कुल स्वर कितने हैं? 13। 10 हमारे उच्चारण के आधार पर है। अगर पूछ ले आपसे कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10 है। और अगर पूछ ले कुल संख्या कितनी है, तो 13 है। ठीक है, कौन कौन से हमारे उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं होते? री, अंग और आहा, ये तीनों हमारे उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं होते। बाकी जो बचे हुए 10 हैं वो उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इया जो है हमारा स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग का नहीं है? बहुत ही आसान। घा जो है ये टा वर्ग का नहीं है, ये का वर्ग का है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। 33 व्यंजन है। 33 व्यंजन है। कौन कौन से आते हैं 33 व्यंजन में? स्पर्शी व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। इनके अलावा और कौन से होते हैं? इनके अलावा 2 होते हैं उत्क्षिप्त। 2 होते हैं हमारे कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन कौन से? टा और धा। और 4 होते हैं हमारे कौन से? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 39 हो जाते हैं। 2 उत्क्षिप्त, 4 संयुक्त और 33 टोटल व्यंजन होते हैं। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है वर्णमाला में? 33 व्यंजन हैं। ठीक है, इनको उत्क्षिप्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किससे बने हैं? टा से और ढा से। इनके नीचे अगर बिंदी लगा दो ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या बन जाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाते हैं। इन्हीं को ही नवविकसित व्यंजन भी बोलते हैं वर्णमाला का। ये हिंदी में, संस्कृत में नहीं होते हैं, ये सिर्फ हिंदी में होते हैं। संस्कृत में कौन से थे? डा और ढा थे, जिनके नीचे ये डॉट नहीं था। डॉट लगा के ये 2 वर्ण नए बनाए गए हैं हिंदी भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा पंच स्वर है? पश्च, सॉरी ये पंच नहीं होगा, ये गलत आ गया। यहां पर क्या है? पश्च स्वर है। तो अब देखिए, पश्च स्वर की बात हो गई
तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए भाई, ये दोनों तो स्वर ही नहीं है। बचा क्या हमारा, आ और ई, आ और ई। तो मैंने आपको बतलाया था जीभ के आधार पर स्वरों के 3 वर्गीकरण बताए थे, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र स्वर कौन कौन से थे हमारे, अग्र स्वर थे हमारे ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ये चारों स्वर कौन से थे हमारे, अग्र स्वर थे। मध्य स्वर कौन सा था, मध्य स्वर था हमारा छोटा आ, बस। उसके बाद बाकी इनके पांचों के अलावा जो 5 स्वर बचे हमारे वो कौन से थे, पश्च स्वर थे। तो बड़ा आ हमारा सही ऑप्शन होगा। पश्च स्वर कौन कौन से, मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए। पश्च स्वर हो जाएंगे हमारे आ, उ, बड़ा उ, ओ और आओ। ये क्या है, पांचों पश्च स्वर है। तो ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है। चलिए आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा योगवा नहीं अयोगवा, अयोगवा, निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है। तो अभी अभी मैंने आपको बतलाया कि 2 ऐसे स्वर हैं जिनको क्या रखा गया, किस श्रेणी में रखा गया है, अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया है। ना उन्हें अपने साथ स्वर लेना चाहते हैं, ना उन्हें अपने साथ व्यंजन लेना चाहते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, अयोग। यानी उनका योग जो है ना स्वरों में होता है ना व्यंजनों में होता है। कौन कौन से थे, अंग और आहा। तो कौन से देख लेते हैं, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो आहा विसर्ग वाले जो है हमारे, ये क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, बहुत ही सिंपल। अभी मैंने आपको बताया कि चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है हमारा, चा वर्ग हमारा तालु से उच्चारित होता है। तो चा वर्ग में जितने भी व्यंजन आएंगे सब तालव्य होंगे, तालु से होंगे। कौन कौन से आते हैं, चा, छा, जा, झा, इया। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो अभी मैंने आपको 4 संयुक्त व्यंजन बताए थे, उसमें से जो ये पेट चिरा वाला शाह है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये कौन सा व्यंजन है, ये ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। चा वर्ग वाले हमारे क्या हैं, तालव्य व्यंजन है। देखिए जिसको भी ये उच्चारण स्थान में प्रॉब्लम होती है या फिर व्यंजनों के वर्गीकरण में प्रॉब्लम होती है, वो एक बार प्लीज जरूर देखें मैराथन। उसके देखने के बाद आपको ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं आने वाला है कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है, याद करिए आप, अंतःस्थ व्यंजन कहलाए जाते हैं यारा लावा। ठीक है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुनासिक हमारे वर्ण है उनके उच्चारण के लिए हमें नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, नाक और मुंह दोनों से संबंधित होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो हर एक वर्ग का जो 5वां व्यंजन है वो अनुनासिक व्यंजन है। तो वर्ग के जो 5वां अक्षर हैं वो सब क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। कौन कौन से आ जाते हैं, ड़ा, इया, ड़ा, ना और मा। ये पांचों क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। इनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में भाई कितने स्वर हैं, टोटल 13 स्वर हैं, उच्चारण के आधार पर 10 स्वर हैं। अब आप देखोगे यहां पर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। तब आपको क्या करना है कि जो हमारे इसको किस आधार पर पूछा गया है कि 10 तो स्वर है ही, प्लस उसके बाद एक आता है क्या, री को भी इसमें स्वर मान लिया गया है। यानी टोटल कितने कर दिए गए, 11 कर दिए गए। बचे कौन से 2, अंग और आहा। इनको क्या माना गया, अयोगवाह माना गया, इनको स्वर नहीं माना गया। तो ये स्वर नहीं है, इसीलिए स्वरों की संख्या कितनी लगेगी यहां पर, 11 लगेगी। अगर यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता 13 का या फिर 10 का तो आप उसको लगा सकते थे, वो आंसर आपका सही होता। लेकिन अगर 13 और 10 नहीं दिए हुए तो आपको क्या ऑप्शन लगाना है, फिर 11 ऑप्शन लगाना है। ये किस आधार पर माना गया है कि भाई जो री है और जो 10 स्वर है उच्चारण के आधार पर उनको स्वर माना गया, इन दोनों को स्वर नहीं, अयोगवाह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ का मतलब जिसमें क्या हुआ हो, कंठ का
प्लस ओष्ठ का, इन दोनों को मिलाकर क्या बना है? कंठोष्ठ्य बना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या आ गए। पहला आया औ, क्या औ कंठोष्ठ्य है? उसके बाद आया ए, क्या ये कंठोष्ठ्य है? फिर आया का का तो हमें पता भाई ये तो कंठोष्ठ्य है नहीं, तो सिर्फ कंठ है। ता का भी हमें पता है ये दंत्य है। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। अब इन दोनों को देख लेते हैं, है ना। इसमें अगर आप देखेंगे औ कैसे बना है हमारा, ये बनता है ओ प्लस ओ से, है ना। ओ कैसे बनता है? अगर यहां पर मैं इसको और आपको दिखाऊं, अ प्लस उ से, अ प्लस उ से। तो आ क्या है हमारा? कंठ है, प्लस उ क्या है? उ हमारा है ओष्ठ्य, उ है हमारा ओष्ठ्य। तो इन दोनों को जब मिला दोगे आप तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ्य हो जाएगा। यानी जो हमारा औ है ये क्या है? कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है। ए की अगर बात करें तो ए कैसे बनाए देखिए, आ प्लस ई से, तो आ हो गया कंठ, प्लस ई क्या हो गया? ई हो गया हमारा तालव्य, ई हो गया तालव्य। तो ये क्या है? ये है कंठ तालव्य। ए जो है हमारा कैसी ध्वनि है? कंठ तालव्य ध्वनि है। ओ और औ ये दोनों कैसी ध्वनि है? ये दोनों है हमारी कंठोष्ठ्य। चलिए, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या आता है भाषा के निर्माण में? तो सबसे पहले आपको पता है सबसे छोटा जो क्या होता है? वर्ण या फिर ध्वनि। देख लेते हैं क्या है। शब्द ध्वनि नहीं भाई, शब्द तो ध्वनि से बड़ा है। शब्द वाक्य ध्वनि, शब्द और वाक्य दोनों ध्वनि से बड़े हैं। पद वाक्य ध्वनि, तो ये दोनों भी ध्वनि से बड़े हैं। सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले सबसे छोटा क्या होता है? ध्वनि, वर्ण। वर्णों से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्दों से क्या बनता है? पद बनता है। और फिर उस पद को मिलाकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो जो हमारे अंतस्थ व्यंजन जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको यारा लावा बताए थे। क्या बतलाया था? या और वा जो है वो अर्ध स्वर है, रा जो है वो लुंठित क्या नाम है व्यंजन है, और जो ला है वो पार्श्विक व्यंजन है। क्यों? क्योंकि ला के उच्चारण में जब आप ला बोलते हो तो क्या होता है? जीभ आगे से ऊपर लग जाती है और जो हवा निकलती है वो कहां से निकलती है? जीभ के पीछे की तरफ से निकलती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं इसको। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, पार्श्विक व्यंजन है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी देख लेते हैं। उन्नति, ये क्या लिखा हुआ? उन्नति, 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 उन्नति। तो सही शब्द क्या होता है? उन्नति। यानी न दो बार आ रहा है और तय पे छोटी की मात्रा लग रही है, क्योंकि ती को हम ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे। सही शब्द क्या होता है? उन्नति थोड़ी होता है, उन्नति। तो ती पे क्या है? छोटी की मात्रा है। तो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। ये हमारा शुद्ध वर्तनी है। चलिए आगे बात करें। यह है दुर्गम, दुर्गम है। यह रास्ता दुर्गम है। तो दुर्गम तो कुछ नहीं होता, क्या होता है? दुर्गम होता है। क्या होता है? दुर्गम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्या लिखा है? दुर्गम। दुर्गम भी नहीं होता, दुर्गम भी नहीं होता, दुर्गम होता है। तो दुर्गम कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, दुर्गम। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण, 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 अन्वेषण। तो सही कौन सा होगा? ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अन्वेषण जो होता है इस तरह से लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाह्नवी, 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 जाह्नवी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन एकदम हमारा सही है। इसमें जाह्नवी में ना हा पूरा बोला जा रहा है ना पूरा बोला जा रहा है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? आधे हैं। जाह्नवी एकदम से हा पे, हा को अगर थोड़ा सा भी खींचते तो क्या होता? ये वाला हो जाता। तो ये क्या है? जाह्नवी। ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधोपतन, अधिपतन, अधपतन, आधपतन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अधपतन इसका एकदम सही आंसर है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि या ये। तो इसमें आप जानते हैं सृष्टि कैसे लिखा जाता है? श्रा में रा लगा के सृष्टि होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृप, कृपा, कृपा या फिर कृपा। कौन सा सही है? कृपा एकदम सही है। देखिए शब्द आपको ऐसे लगेंगे अधिकतर कि यार एक जैसे से, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। आप मोस्टली तो देखते ही पहचान जाओगे। कुछ ही क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा कि भाई यहां पर चारों के चारों एक जैसे लग रहे हैं। तो उस टाइप के भी इसमें कोई क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कोई नहीं बता सकता। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
तहसीलदारी, 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 तहसीलदारी। तो सभी जानते क्या होता है, तहसील होता है, तहसीलदारी। तो हमारा पहला ऑप्शन एकदम सही है, तहसीलदारी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अपकृति, अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति। तो क्या होता है, अपकीर्ति होता है, अपकीर्ति। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, अपकीर्ति। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, छह ऐसे लिखते हैं, छह लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो सही सभी को पता है कि छह कैसे लिखते हैं, छह और विसर्ग छह। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तरुण, 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 तरुण। तो तरुण कैसे बोलते हैं, तरुण। तो रा पे कौन सी मात्रा आई है, छोटे ऊ की मात्रा आई है। तो कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। देखिए रा पर कई बच्चों को नहीं पता होता, मैं बता देता हूं। रा पर दो तरह से मात्राएं चढ़ती हैं। अगर छोटे ऊ की चढ़ रही है तो इस तरह चढ़ जाएगी, और अगर बड़े ऊ की चढ़ रही है तो वो पूरी इस तरह चढ़ेगी। इससे आप पहचान जाओगे कि भाई कौन से ऊ की मात्रा है। तो जब आप तरुण बोलते हो तो तरुण में रू जो है वो ज्यादा तरुण नहीं बोलते, तरुण बोलते हो। तो छोटे ऊ की मात्रा है, तो ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कुमदनी, कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी। तो इसमें क्या होता है, जो सही शब्द है वो क्या है, कुमुदिनी जो है ये सही शब्द है, बाकी तीनों क्या है, गलत है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बर्तन, 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 बर्तन। तो क्या होता है, बर्तन, बर्तन। ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही है, क्योंकि इसमें रा को लंबा नहीं खींचा जाए, बर्तन नहीं होता, बर्तन। तो रा में, रा की आवाज किस में आ रही है, ता के साथ आ रही है। तो रा जो है ता के ऊपर लगेगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा। तो ये तो बहुत ही आसान है, सभी जानते हैं क्या होता है, प्रतिष्ठा होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, मृत्युंजय, 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 या फिर मृत्यन्नज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें देखिए दो ऑप्शन हमारे सही हैं ऑप्शन बनाने में। तो यानी मृत्युंजय, ये वाला ऑप्शन नहीं, इसमें तो मृत्युंजय लिखा, मृत्युंजय होता है। क्या होता है, देखिए ऐसा ही होता है एग्जाम में। एकदम से मुझे भी क्या लगा कि दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन यहां पर क्या है, ऊ की मात्रा नहीं लगी हुई है। तो सही शब्द क्या होगा, मृत्युंजय होगा। आपको बहुत सावधानी से ऐसे दो या एक या दो ही क्वेश्चन मिलेंगे, उनको बहुत सावधानी से शब्दों को पढ़िएगा कि किस टाइप की भाषा, मतलब किस टाइप की मात्राएं उसमें लगी हुई हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। तो देखिए अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, अस्पृश्यता। स्पर्श कैसे लिखते हैं हम, अस्पृश्यता, इस तरह से लिखते हैं। अस्पृश्यता ऐसे नहीं है, ये जो रा लगा हुआ है ना, ये इस तरह से नहीं लगेगा, इस तरह से लगेगा, अस्पृश्यता। पै के बाद रे की आवाज आएगी, प्रा नहीं है, एक साथ नहीं आएगी। अस्पृश्यता, स्पर्श, समझ रहे हो। तो रा की आवाज कब आ रही है, पै के बाद आ रही है, इसीलिए इस तरह से लगेगा। जब भी रे की आवाज देखिए दो तरह से होता है, एक तो होता है रा इस तरह से लगाना, एक होता है रा इस तरह से लगाना। तो ये क्या हो गया, प्रकार, मतलब साथ में बोला जाएगा। इसमें क्या होगा, रा जो है पा के थोड़ी देर बाद बोला जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शताब्दी, 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 शताब्दी। तो कौन सा सही होगा, शताब्दी। दी को थोड़ा यहां पर खींचा गया है, छोटे में बोलते तो ये सही हो जाता। क्या है, शताब्दी। तो बड़ी ई की मात्रा आ रही है। मात्राओं का बहुत ध्यान रखना है। कैसे, जब भी किसी चीज को थोड़ा लंबा खींचा जाए तो वो क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा होगी या बड़े ऊ की मात्रा होगी। और जब उसको बहुत ही कम टाइम में बोला जाएगा तो क्या होगा, वो छोटे ई की या छोटे ऊ की मात्रा होगी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, त्रिदोष, 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 या फिर कौन सा शाह आता है, दोष कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा, त्रिदोष ऐसे लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, उद्योगीकरण, औद्योगीकरण, औद्योगीकरण, या फिर औद्योगीकरण। तो अब देखिए औद्योगीकरण कैसे बोलते हैं, आप बोलिए औद्योगीकरण, औद्योगीकरण थोड़ी बोलते, क्या बोलते हैं, औद्योगीकरण। तो कौन सा सही होगा इसमें, औद्योगीकरण सही होगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, औद्योगीकरण, क्योंकि इसमें क्या है, औद्योगीकरण है, औद्योगीकरण नहीं है, औद्योगीकरण है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, परिणति, 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 परिणति। तो सही शब्द क्या है, परिणति एकदम सही शब्द है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, स्थाई किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए इन दो में कंफ्यूजन हो सकता है, स्थाई ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। तो सही कौन सा है, ये वाला सही है, स्थाई होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आसान है, जल्दी ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारा सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, प्राकथन, प्रकथन, प्राकथन, प्रकाथन। तो क्या होता है, प्राकथन होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्षेत्र कैसे लिखते हैं? क्षेत्र लिखते हैं इस तरह से। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, रसनयनिक होता है। तो क्या होता है? रासायनिक होता है, रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है। ठीक है, चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिवादी, 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 प्रतिवादी। तो क्या होता है? प्रतिवादी होता है, प्रतिवादी। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रति मतलब ता पे छोटी की मात्रा और दी को लंबा खींचा गया, प्रतिवादी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्सव कैसे लिखते हैं? उत्सव इस तरह से लिखा जाए, उत्सव, ता आधा आएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्येष्ठ, जयेष्ठ, ज्येष्ठ या फिर ज्येष्ठ। तो क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। डी ऑप्शन हमारा सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतः ध्यान। तो इसका क्या सही ऑप्शन है? अंतर्धान सही है। देखिए यहां पर थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या होता है? अंतर्धान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधर्म, अधर्म कैसे लिखते हैं? अधर्म, धर्म। तो पहले किसकी आएगी? रा की आवाज आएगी, फिर मा की आएगी। तो यहां पर क्या है? अधर्म इस तरह से लिखा जाएगा। ये क्या लिखा है? अधम्र, अधर्म, अधर्म, अध्रिम। तो सही ऑप्शन सी है हमारा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुक्रम, अनुक्रम कैसे लिखते हैं? अनुक्रम नहीं होता, अनुक्रम होता है। तो अनुक्रम, ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। अगला देखें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि कैसे लिखा जाता है? सिंपल है, सभी लोग जानते हैं ऋषि ऐसे लिखते हैं। दीर्घायु, दीर्घायु कैसे लिखते हैं? दीर्घायु, पहला ही एकदम सही है, इसी तरह से दीर्घायु लिखा जाता है। अगले ऑप्शन की तरफ चलें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। श्रृंगार कैसे लिखते हैं? ये भी बहुत ही सिंपल है, श्रृंगार सभी बच्चे जानते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अध्येता, अधियेता, अध्यात, अध्येता। तो इसमें देखिए यहां पर भी थोड़ा सा क्या है? कंफ्यूजन है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या होता है? जो हमारा अध्येता है ये ऑप्शन एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये तो बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या होता है? कवित्री होता है, कवियत्री होता है, कवियत्री होता है, कवियत्री होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सी ऑप्शन सही है। कवियत्री कैसे लिखा जाता है? कावायत्री, कवियत्री होता है, कवियत्री नहीं होता, कवियत्री। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको देखने को ये मिल सकता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शारीरिक, शारीरिक। तो पहला वाला रा को बड़ा खींचा, दूसरे वाले रा को कम खींचा, यानी पहले वाले रा पे क्या होगा? बड़ी ई की मात्रा आएगी, दूसरे वाले रा पर छोटी ई की मात्रा आएगी। देख लेते कहां पर है। पहला ही ऑप्शन है हमारा, पहले वाले रा पर बड़ी ई की मात्रा, छोटे वाले पर। तो ये ऑप्शन सही है, ये गलत है, दोनों में बड़ी ई की, इसमें दोनों में छोटी ई की, यहां पर सारे। तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधिशासी, तो अधिशासी होता है, अधिशासी होता है, क्या होता है? ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा हमेशा क्या है? अधिशासी होता है, अधिशासी। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। ऐसे ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि चारों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना होता है। तो ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? ज्योत्सना लिखा जाएगा ऐसे। बी ऑप्शन एकदम सही है। आधा जय यो, फिर आधा तय और सय के साथ ना, ज्योत्सना। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सन्यासी, सन्यासी कैसे लिखेंगे? देखिए सन्यासी में क्या आ रहा है आवाज? सन्यासी, यानी स फिर अनुस्वार ना, यासी, है ना। तो यहां पर देखो आप, अनुस्वार भी आ गया, आधा ना भी आ गया, ये गलत हो गया। सन्यासी ये सही है, सन्यासी भी नहीं होता ना सन्यासी होता। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक या व्यवहारिक। तो क्या होता है? व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक, व्यावहारिक। बी ऑप्शन एकदम सही है। फिर उसके बाद देखें। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। तो अतिशयोक्ति कैसे लिखते हैं? अतिशयोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति। डी ऑप्शन एकदम सही है, अतिशयोक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य और समाज का अन्यायश्रित संबंध है। अन्यायश्रित में कौन सा होगा? अन्यायश्रित, अनन्यश्रित होता है, अन्योन्याश्रित होता है,
अन्यान्याश्रित होता है या अन्यान्याश्रित होता है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, अन्योन्याश्रित होता है, अन्योन्याश्रित। रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। तो विशिष्ट कैसे लिखा जाएगा? देखिए विशिष्ट कैसे लिखते हैं? वैशिष्ट्य लिखते हैं, वैशिष्ट्य लिखते हैं, वैशिष्ट्य लिखते हैं या वैशिष्ट्य लिखते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, वैशिष्ट्य ऐसे लिखा जाता है, विशिष्ट नहीं होता है, वैशिष्ट्य होता है। चलिए फिर क्या आता है? सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो सहस्त्र कैसे लिखते? सहस्त्र होता है, सहस्त्र नहीं होता। क्या होता है? सहस्त्र। तो सी ऑप्शन सही है, सहस्त्र, सैकड़ों। अगला देखें, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। रचयिता कैसे लिखते हैं? देखिए यहां पर क्या लिखा है इन्हें? रचयिता। तो रचयिता नहीं होता, क्या होता है? रचयिता होता है, रचयिता होता है, रचयिता होता है या फिर रचियाता होता है। क्या होता है? ए ऑप्शन सही है, रचयिता होता है, रचयिता। ठीक है। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। तो उपयुक्त कैसे लिखते हैं? हम सभी बच्चे जानते हैं, उपयुक्त लिखा जाता है ऐसे। चलिए आगे बात करें। अपहरण के बाद सूर्य अस्ताचलगामी हो जाता है, अस्ताचलगामी होने लगता है। तो अपहरण कैसे लिखा जाता है? देखिए अपराह्न, अपराह्न का समय होता है अपराह्न, अपराह्न यानी ए पे रा और है में न जुड़ा हुआ, तो अपराह्न। डी ऑप्शन एकदम सही है। मनुष्य को परमुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। परमुखापेक्षी कैसे लिखते हैं भाई? पारमुखापेक्षी होता है, परामुखापेक्षी होता है या परमुखापेक्षी होता है या परमुखपेक्षी होता है? तो ये एकदम सही लिखा हुआ है, परमुखापेक्षी, यानी परमुखापेक्षी नहीं होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए उत्प्रेक्षा लिखा गया, यहां पर क्या लिखा गया है? उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा कैसे लिखते हैं? सभी बच्चे जानते हैं उत्प्रेक्षा कैसे लिखा जाता है। सी ऑप्शन सही है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। ठीक है। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। दौर्बल्य कैसे लिखा जाएगा? दौर्बल्य थोड़ी होता, दौर्बल्य होता, दौ औ की मात्रा लगती है। तो सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। चलिए आगे बढ़े। देखिए बच्चों जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। इस टाइम एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बिना किसी उसके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हर एक सेशन में, हर एक प्रैक्टिस सेट में सिर्फ आपको मैं धड़ाधड़ क्वेश्चन कराऊंगा। जहां पर भी आपको हिंदी का डाउट लगता है आप मेरा एक बार मैराथन जरूर देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और यहां पर आप फटाफट फटाफट प्रैक्टिस करिए और अपनी पढ़ाई में लगिए। तानसेन महान संगीतज्ञ था। तो संगीतज्ञ कैसे लिखा जाता है? ये एकदम सही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाता है संगीतज्ञ। बच्चे के आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। तो वजीफा देखिए कैसे लिखते हैं? वजीफा होता है, वजीफा नहीं होता, वजीफा नहीं होता। क्या होता है? वजीफा। तो बड़े ई की मात्रा लगती है और फा के नीचे क्या लगता है? जो हमारा नुक्ता है ये लगता है। क्या होता है? वजीफा होता है, वजीफा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। संदर्भ बहुत बच्चों ने हिंदी में लिखा होगा, संदर्भ कैसे लिखते हैं? संदर्भ। तो इसमें ना की आवाज कैसी आ रही है? आधी आ रही है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। तो प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाएगा? प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव। तो इसमें क्या हो रहा है? रा की आवाज पहले आ रही है और भाव बाद में आ रहा है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, प्रादुर्भाव ऐसे ही लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। तो उत्तुंग नहीं होता, उत्तुंग होता है। क्या होता है? उत्तुंग। सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, उत्तुंग होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। अनुसंधान क्या नहीं होता? क्या होता है? अनुसंधान, अनुसंधान। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, अनु पे नू पे छोटी की मात्रा, संधान। तो अनुसंधान होता है। ठीक है। तो ये देखिए आपके मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा दी है किसकी? हिंदी के जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं और वर्तनी है और व्याकरण है,
इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे की जो प्रैक्टिस है वो करवाऊंगा, संधि की, और उसके बाद एक एक टॉपिक की लेके आपको बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी जाएगी हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल पर प्लीज बने रहिए, नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको क्लास आते ही पता चल जाए और बिना वेस्ट टाइम किए आप तुरंत क्लास देखें और अपनी तैयारी में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।